साथियों नमस्कार। आज हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं। इसके अंदर हम एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। साथियों लगातार मैंने इससे पहले भी 3-4 मॉडल पेपर और डाले हैं ऑनलाइन, जिनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के जैसे गायनेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स इत्यादि के नोट्स भी ऑनलाइन डाले हुए हैं। इन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपका सिलेबस 1 से 1.5 घंटे में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा हो जाता है। साथियों ये नोट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए या अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। साथ ही उनके लिए भी उपयोगी है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए तो वो आज अपने तैयारी का स्तर जांचना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नोट्स बहुत उपयोगी है। साथियों इन नोट्स को आप पढ़ें और इससे आपको स्वतः ही एग्जाम में आपके बहुत सारे प्रश्न इनसे हल हो जाएंगे। तो साथियों इसी बात पर आप लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर। साथियों साथ ही अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मिट्रल वॉल्व पाया जाता है। ऑप्शन देखें, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में, दाएं निलय व अरेटा के बीच में, दाएं निलय व पल्मोनरी धमनी के बीच में। साथियों अगर हम हार्ट की बात करें तो इसको हम 4 चैम्बर्स में इस तरह से बांट सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो उनमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात करें तो इनके बीच में जो वॉल पाया जाता है वो कहलाता है बाइकस्पिड वॉल, जिसे बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसे हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। इस तरह से दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। साथियों बाइकस्पिड वॉल का जो दूसरा नाम है वो होता है मिट्रल वॉल। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। अगर ऑप्शन और देखें, दाएं निलय व अरोटा के बीच में, यानी यहाँ से जो अरोटा निकलता है यहाँ पे कौन सा वाल्व पाया जाता है, और इसी तरह से दाएं निलय और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो पाया जाता है वो क्या होता है। साथियों ये दोनों सेमिल्यूनर होते हैं अर्थात अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। इनके नाम अलग अलग है इनकी आर्टरी के हिसाब, जैसे इसे हम एरोटिक वॉल कहते हैं क्योंकि इससे एरोटा निकलता है, और इसी तरह से पल्मोनरी धमनी से जो वॉल निकलता है उसे हम पल्मोनरी वॉल कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से धमनी के लिए गलत कथन है। ये रक्त को हृदय से अंगों की तरफ ले जाते हैं, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, इनमें वाल्व पाए जाते हैं, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। साथियों धमनी हृदय से अंगों की तरफ रक्त ले जाती है और ये शुद्ध रक्त ले जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अपवाद होती है, लेकिन ये गलत है कि इनमें वाल्व पाए जाते हैं। धमनियों में किसी भी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते हैं और शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। धमनियों में किसी भी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते। हृदय दर होती है गाय में प्रति मिनट 80, 45 से 60, 120 और 30। साथियों 45 से 60 गायों में हृदय दर होती है, याद कर सकते हैं बस। अगला प्रश्न हम देखें, सीरम के लिए सत्य कथन है। यह स्कंदित रक्त का तरल भाग है, यह अस्कंदित रक्त का तरल भाग है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन इत्यादि पाए जाते हैं और द उपरोक्त सभी कथन सत्य। साथियों जब भी कोई प्रश्न है जिसमें दो विरोधाभासी कथ्य हो, यानी एक स्कंदित लिखा और दूसरा अस्कंदित लिखा, तो ऐसे प्रश्नों के इन दोनों में से ही कोई आंसर होता है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी है तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न होगा। हम इसे भी चेक करते हैं, क्या प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन सीरम में पाए जाते हैं, तो सीरम में नहीं पाए जाते, ये प्लाज्मा का पार्ट होता है, क्योंकि सीरम जो होता है वो स्कंदित रक्त का तरल भाग होता है, इसलिए आंसर होगा पहला। इसी तरह से हम देखें, गाय में आरबीसी की उम्र होती है 80 दिन, 160 दिन, 120 दिन और 10 दिन। साथियों गाय में जो आरबीसी की उम्र होती है, अगर गाय पूछा जा रहा है तो यहाँ 160 दिन आंसर होगा। अगर अमूमन इस तरह से पूछा जाए कि आरबीसी की उम्र क्या होती है तो उस समय हम 120 आंसर लगाते हैं। ह्यूमन के अंदर लगभग 120 दिन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्म एनिमल्स में 160 दिन आरबीसी की उम्र होती है।
निम्न में से फेगोसाइटिक रक्त कोशिका है। साथियों, फेगोसाइटिक रक्त कोशिका का अर्थ होता है जो कि जीवाणुओं को या फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनका भक्षण करती है। ऑप्शन देखें तो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और प्रोक्सोबी। साथियों, ये सभी फॉरेन पार्टिकल्स का भक्षण करने का काम करती है, कुछ ज्यादा करती है, कुछ कम करती है। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाओं में हिपेरिन वर्णक पाया जाता है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आंसर होगा इसका बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर हिपेरिन वर्णक पाया जाता है। परजीवियों द्वारा जनित बीमारियों में निम्न में से कौन सी रक्त की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा इओसिनोफिल, क्योंकि इओसिनोफिल के केस के अंदर ही रक्त के अंदर रक्त परजीवियों के केस में इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ती है, इसलिए कोई नहीं आंसर होगा। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की कोशिका का प्रकार है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो वो होगा मोनोसाइट, क्योंकि इसका आकार में सबसे अधिक बड़ी होती है और ये जाइंट प्रकार की होती है, बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न हम देखें, साउंड बॉक्स स्वर यंत्र कहलाता है? लैरिंक्स, फेरिंक्स, जीभ, एरिटोनेट। साथियों, लैरिंक्स जो होता है वो साउंड बॉक्स कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही आवाज उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हम देखें, श्वसन के दौरान सत्य कथन है। थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ता है, पसलियां आगे की ओर और बाहर की ओर निकलती है, फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। उपरोक्त सभी। साथियों, ये सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि जैसे ही आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों का वायुदाब कम हो जाता है, और जैसे हम सांस लेते हैं तो पसलियां आगे की ओर बाहर की ओर बढ़ती है, जिससे आयतन बढ़ता है। तो आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। पिरामिड, कैलिक्स, हाइलस इत्यादि संरचनाएं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हम अगर देखें तो ये है यकृत, वृक्क, हृदय और मस्तिष्क। साथियों, इसके अंदर आंसर होगा वृक्क, क्योंकि वक्र की हम अगर संरचना देखते हैं तो इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है, तो उसके अंदर ये जो बीच वाला ये जहाँ से जुड़ा हुआ है इसे हम हाइलस कहते हैं। इसके अलावा इस तरह से उसके अंदर जो उभारनुमा संरचना पाई जाती है वो पिरामिड और कैलेक्स का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वक्र। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन है। दाई वक्र 3 से 5वें लंबर कशेरुक के नीचे दाई तरफ पाई जाती है। बाएं वक्र अपने स्थान पर हमेशा स्थिर रहती है। ऑप्शन देखें, एक व दोनों सही, एक व दोनों गलत, एक सही, दो सही। साथियों, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये दोनों जो लिखे गए हैं ये एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। बायां वक्र फ्लोटिंग नहीं होता है, बायां वक्र स्थिर नहीं होता, जबकि ये फ्लोटिंग होता है। दायां वक्र स्थिर रहता है, जबकि दाईं वक्र तीसरे से 5वें लंबर कशेरुक के नीचे दाईं तरफ पाई जाती है, इसलिए यहाँ दोनों गलत होंगे। सिरिंक्स पाया जाता है। तो साथियों, जो स्वर यंत्र लैरिंक्स जैसा कि फार्म एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, उसी तरह से बर्ड्स के अंदर जो है सिरिंक्स पाया जाता है, जो कि उनके अंदर स्वर यंत्र होता है। अगला प्रश्न हम देखें, सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित होता है। साथियों, सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है वो एस आकृति का एक फ्लेक्सर होता है, जो कि रिट्रैक्टर मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है। रिट्रैक्टर मसल्स कशेरुकदंड से जुड़ी रहती है। ये एस आकृति का जो होता है ये पेनिस के साथ में पाया जाने वाला एक फ्लेक्सर होता है, जिसके द्वारा पेनिस स्ट्रेट हो जाता है जब वह एक्साइटेड होता है, और बाकी वह एस आकृति में समेटा हुआ रहता है। तो साथियों, सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है वो किस जानवर के अंदर अनुपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा एक व दो दोनों, क्योंकि बोर और हॉर्स दोनों में ये नहीं पाया जाता, केवल ऑक्स या के अंदर ही ये पाया जाता है। ओस पेनिस पाई जाती है। ओस मतलब हड्डी, पेनिस का मतलब पेनिस में। पेनिस में पाई जाने वाली हड्डी किस है? तो उसका आंसर होगा डॉग। डॉग के अंदर ओस पेनिस पाई जाती है। निम्न में से किस में केवल अंडाशय क्रियाशील होता है? किसमें केवल एक अंडाशय क्रियाशील होता है? यहाँ लिखना है एक अंडाशय क्रियाशील होता है। ऑक्स, बिच, हॉर्स एंड फॉल। तो आज का आंसर होगा फॉल, क्योंकि फॉल के अंदर केवल एक ही अंडाशय क्रियाशील होता है, दायां अंडाशय क्रियाशील होता है। निम्न में से किस पशु के गर्भाशय में कोटिलिडन नहीं पाए जाते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम। हॉर्स, डॉग,
पिग उपरोक्त सभी। साथियों, कोटिलिडरी जो गर्भाशय होता है वो मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर प्लेसेंटा के अंदर क्लोटिनिडल्स पाए जाते हैं अर्थात प्लेसेंटॉम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। घोड़े में कितनी स्तनग्रंथियां पाई जाती है? साथियों, घोड़े के अंदर अगर हम देखें तो 2 स्तनग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए आंसर होगा ए। किस धमनी द्वारा डायफ्राम को रक्त पहुंचाया जाता है? फेनिक धमनी, स्प्लेनिक धमनी, कोरोनरी धमनी और डायफ्रैग्मेटिक धमनी। साथियों, डायफ्राम से कंफ्यूज नहीं होना है। फेनिक धमनी जो होती है वो डायफ्राम को रक्त पहुंचाती है। स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है, तो इसका आंसर हम देखें, ऑप्शन देखें, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, क्रेनियम और कशेरुक। साथियों, जो श्रोणि मेखला होती है अर्थात जो पेल्विक गर्डल होती है उसके अंदर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। अगर हम पेल्विक गर्डल देखें तो वो इस तरीके से होती है, उसके अंदर एक बड़ा छेद दोनों तरफ पाया जाता है और ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 प्रकार की बोन होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और बीच में एक प्रकार 2 छेद पाए जाते हैं। तो ये जो छेद पाए जाते हैं इसे सिएटिक नर्व और वेसल्स, ब्लड वेसल्स बड़ी सारी निकलती है, ये सबसे बड़ा फोरामेन है, यह श्रोणि मेखला के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, शुक्राणु जनन के दौरान सर्वप्रथम अगुणित होने वाली कोशिकाएं हैं। तो साथियों, इसका आंसर होगा प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, क्योंकि प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका है, शुक्राणु कोशिका से उसका 2 अंश से अन बनती है, फिर उसके बाद जो द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका है वो उनका निर्माण होता है। तो पहली बार जो बनने वाली है वो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, डिफ्यूज प्लेसेंटा पाया जाता है। साथियों, डिफ्यूज प्लेसेंटा किसकी विशेषता है? तो हम सारे जानवरों के अगर एक बार हम प्लेसेंटा की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि जो घोड़ा और सुअर, इसकी अगर हम बात करें तो घोड़े के अंदर जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो होता है डिफ्यूज प्रकार का, और सुअर के अंदर जो प्लेसेंटा पाया जाता है यह भी डिफ्यूज प्रकार का ही होता है। कुत्ते के अंदर हम बात करें तो कुत्ते के अंदर जोनेरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, और बिल्ली की बात करें तो इसमें भी जोनेरी प्लेसेंटा पाया जाता है, अर्थात कुत्ते और बिल्ली दोनों में जोनेरी प्लेसेंटा पाया जाता है। गाय की बात करें तो इसमें कोटिलिडनरी प्लेसेंटा पाया जाता है, क्योंकि घोड़े के अंदर हमने बताया कि इनमें डिफ्यूज प्लेसेंटा, घोड़ा और सुअर दोनों में डिफ्यूज प्लेसेंटा पाया जाता है। रूमिनेंट के आमाशय का आयतन होता है, तो रूमिनेंट के आमाशय का आयतन ऑप्शन देखें, 100 से 230 लीटर, 50 लीटर, ये लीटर है, और 5 लीटर, 20 लीटर। तो साथियों, आंसर होगा 100 से 200 लीटर जो है रूमिनेंट के आमाशय का आयतन होता है। किस अंग की आंतरिक भित्ति टर्किश टॉवल के जैसी होती है? रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। साथियों, रूमन जो होता है उसकी झिल्ली जो होती है वो टर्किश टॉवल की तरह होती है, अर्थात अंदर जो झिल्ली होती है उसके अंदर टॉवल की तरह, अर्थात जो रोमिल वाला जो टावर होता है, रोम रोम युक्त जो टावर होता है, वैसी इसकी झिल्ली पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है ताकि प्रोटोजोआ या जीवाणुओं को फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक जगह आसानी से मिल पाए। निम्न में से हनी कॉम्ब है। हनी कॉम्ब हम किसे कहते हैं? तो हनी कॉम्ब जो है वो रेटिकुलम का दूसरा नाम होता है। इसे हनी कॉम्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अगर आंतरिक झिल्ली देखी जाए तो इसके अंदर छोटे छोटे इस तरीके से बने हुए छोटे छोटे कोटर नुमा संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इसे हम हनी कॉम्ब कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फिल्टर प्लांट का काम करता है और कील या अन्य आने वाली फॉरेन वस्तुएं उनको अब्जॉर्ब करके रोक लेता है। अगला प्रश्न देखिए, रोमन्थी आमाशय के किस भाग में 100 पत्तियां पाई जाती है? रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और किडनी। साथियों, इस प्रश्न का अपन आंसर देखें तो पत्तियां किसमें पाई जाती है, अर्थात लैमेली। तो लैमेलीज जो होती है वो ओमेसम के अंदर पाई जाती है। ओमेसम की हम आंतरिक रूप से संरचना देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी झिल्लियां पाई जाती है जो कि लगभग 100 की होती है, और एक पत्तों के रूप के अंदर इसके अंदर लगी हुई रहती है, इसे हम ओमेसम के अंदर पाए कहते हैं। निम्न में से आंत के किस भाग में पित्त वाहिनी व अग्नाशय रस वाहिनी खुलती है?
साथियों अगर आज की हम संरचना देखें तो उसके अंदर जो है वो इस तरीके से जो रहती है, तो उसके अंदर क्या है कि एक जो है जैसे ही वो एबोमेसम से एबोमेसम से निकलती है, तो वह तीन जो अगर हम बांटे तो वो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीन भागों के अंदर उसको बांट सकते हैं। तो वहां जहां ड्यूडेनम वाला भाग होता है वहां इस तरह से यह एक सी शेप्ड कर्व बनाती है, उस भाग को हम ड्यूडेनम कहते हैं। और इसके अंदर दो झिल्लियां, दो नलिकाएं आके खुलती है। एक नलिका तो जो होती है वो आती है अग्नाशय से, और एक नलिका आती है वो आती है लीवर से। तो यह जो भाग कहलाता है यह ड्यूडेनम कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखें, वह ग्रंथि जो हार्मोन व एंजाइम दोनों का संश्लेषण करने का कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा अ, अग्नाशय। अग्नाशय से हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण होता है। हार्मोन के रूप में हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, जबकि एंजाइम के रूप के अंदर हम देखते हैं तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो अग्नाशय से निकलते हैं। जैसे टाइलिन एंजाइम की बात करें या एमाइलेज एंजाइम की बात करें, अग्नाशय से निकलते हैं। गॉल ब्लैडर पित्ताशय अनुपस्थित होता है। कैटल, बफेलो, हॉर्स एंड बोर। साथियों हॉर्स के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, हॉर्स। आहार नाल के किस भाग में रेनिन एंजाइम स्रावित होता है? आमाशय, मुख, छोटी आंत और अग्नाशय। साथियों छोटी आंत से स्रावित होने वाला हार्मोन है रेनिन, जो कि प्रोटीन के पाचन करने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस माध्यम में तथा किस भोज्य पदार्थ पर कार्य करता है? साथियों देखें तो ट्रिप्सिन के लिए लिखा है एक तो अम्लीय और प्रोटीन और दूसरा क्षारीय और प्रोटीन। साथियों ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पर कार्य करता है, इसलिए वसा और अम्लीय डाइसेक्राइड जो ये गलत होंगे। अब देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है, जो कि एबोमेसम के अंदर पाया जाता है, यह एंजाइम जो होता है अम्लीय और प्रोटीन माध्यम के अंदर कार्य करने का काम करता है, जबकि क्षारीय माध्यम के अंदर हम देखें तो ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है प्रोटीन पर। निम्न में से सर्वप्रथम माइक्रोबियल प्रोटीन पर ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोबियल प्रोटीन पर कार्य करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और एमाइलेज। साथियों माइक्रोबियल प्रोटीन पर सबसे पहले जो कार्य करने वाला एंजाइम है वो होगा पेप्सिन। बाकी हम देखते हैं कि मुंह में सबसे पहले जो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करने वाला एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज। उसके बाद हम देखते हैं कि एबोमेसम में जो सबसे पहले कार्य करता है वो पेप्सिन, फिर उसके बाद आंत के अंदर ट्रिप्सिन, और छोटी आंत के अंदर जो बाद में आता है वो होता है रेनिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रोमन्थी आमाशय का कौन सा भाग वीएफए के अवशोषण करने का कार्य करता है? ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और छोटी आंत। साथियों थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक भाग जो होता है उसके अंदर बहुत सारी लैमेलीज पाई जाती है, 100 के लगभग पत्तियों समान संरचना पाई जाती है, वो भाग कहलाता है ओमेसम। और ओमेसम में ये पत्ती नुमा संरचना इसलिए पाई जाती है ताकि भोजन यहाँ पे या जो वीएफए है वो यहाँ इकट्ठे रह सके और उनका अवशोषण आसानी से हो सके, तो वह कहलाएगा ओमेसम। टी आकार का गर्भाशय पाया जाता है, कैटल, हॉर्स, बफेलो एंड बो। साथियों हॉर्स के अंदर जो है वो टी आकार के गर्भाशय पाए जाते हैं, यहाँ पर ने देखा भी है। साथियों ये प्रश्न भी एक तरह से याद रट लें, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है कि टी आकार के गर्भाशय किसमें पाया जाता है, तो उसका हॉर्स ध्यान रखें। गायनेकोलॉजी के नोट्स में भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। स्पर्मिएशन कहलाता है शुक्राणु जनन, स्पर्म का सर्टोली कोशिकाओं से अलग होना, शुक्राणु का स्पर्मेटोजोआ से निर्माण, शुक्राणु का स्पर्मेटोजोआ से निर्माण और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। साथियों इसके अंदर होगा स्पर्म का सर्टोली कोशिकाओं से अलग होना, स्पर्मिएशन कहलाता है। साथियों एक टर्म और होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार के शुक्राणु जनन को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि स्पर्मेटिड से एक आता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से हम देखते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो निर्माण होता है उसको हम जो है स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अंड जनन के दौरान कितनी पोलर बॉडी बनती है? साथियों अंड जनन के दौरान हम देखते हैं कि जो टूवन होता है उसके जब दो भाग में विभाजन हो जाता है और उसके पश्चात हम देखते हैं
कि इस तरीके से संरचनाएं बनती है। साथियों इसके अंदर जो होती है, ये तीन जो कोशिकाएं होती है तीनों पोलर बॉडी के अंदर बदल जाती है और केवल एक कोशिका ही बड़ी होती है जो कि अंडाशय अंड का निर्माण करती है, अंडे का निर्माण करती है। अन्य तीन जो होती है वो इसके भोज्य पदार्थ के निर्माण के अंदर चली जाती है जो कि पोलर बॉडी बनती है, जिसे हम ध्रुवीय काय कहते हैं। तो तीन पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है सेमिनाइल वेसिकल के स्त्राव से योनि में, दूसरा एपिडिडाइमिस में, तीसरा सर्विक्स के स्त्राव द्वारा सर्विक्स में और सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। साथियों जो एपिडिडाइमिस होता है उसी के अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। इसके अलावा दूसरे स्त्राव जो होते हैं उसके ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। पेम्पिनिफॉर्म प्लक्सेस पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृषण में, वृषण कोश में, एपिडिडाइमिस में और यूरिथा में। साथियों हम देखते हैं कि वृषण कोश जो होता है जिसके अंदर वृषण रहते हैं और इस तरीके से जो लटके हुए रहते हैं उसके चारों तरफ हम देखते हैं कि वृषण कोश पाया जाता है और इसके चारों तरफ एपिडाइमिस इस तरीके से पाया जाता है। कार्डा, कैपेट और बॉडी, ये एपिडाइमिस पाया जाता है। और इसके अलावा वृषण कोश के अंदर पेम्पनीफॉर्म प्लक्सेस पाए जाते हैं। साथियों पेम्पनीफॉर्म प्लक्सेस क्या काम करते हैं? ये पेम्पनीफॉर्म प्लक्सेस जो कि ब्लड जो है या रक्त जो पूरे शरीर से टेस्टिस के अंदर आता है उनके अंदर टेम्परेचर कम करने का काम करते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करते हैं जिससे वृषण के अंदर सामान्य शरीर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर कमी रहती है। पेम्पनीफॉर्म प्लक्सेस आने वाले ब्लड का टेम्परेचर घटा देते हैं और जाने वाले ब्लड का टेम्परेचर वापस उसी तरह से नॉर्मल करने का काम करते हैं। ये एक तरह से चेक पॉइंट्स का काम करते हैं जिससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वृषण कोश के अंदर ये पाया जाता है। अंतरांग विसरल अंगों का अध्ययन कहलाता है। अंतरांग अंगों का अध्ययन अर्थात जो शरीर के अंदर पाए जाने वाला उनका अध्ययन को हम स्प्लेंक्नोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी हम जानते हैं, शारीरिकी को हम एनाटॉमी कहते हैं, बायोलॉजी जो है मसल्स के लिए और एंजियोलॉजी जो है परिसंचरण तंत्र से संबंधित अध्ययन को अर्थात नलिकाओं के अध्ययन को जो हमें एंजियोलॉजी कहते हैं। गाय में लंबर कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? साथियों ऑप्शन अगर हम देखें तो 2, 6, 5 और 15 से 18 इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं। लंबर कशेरुकियों की संख्या 6 होती। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? प्लेटलेट, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और सभी। साथियों सभी का उपयोग होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स का उपयोग रक्त का थक्का जमाने में। इसके अलावा हम देखते हैं विटामिन के का उपयोग रक्त का थक्का जमाने में, कैल्शियम, इन सभी का उपयोग जो है रक्त का थक्का जमाने में। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने के अंदर उपयोगी होते हैं। ग्लोमेरुलर छनित्र में उपस्थित ग्लूकोज का अवशोषण करती है। साथियों ऑप्शन देखें तो बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी और हेलनेकालू। साथियों जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है जो कि प्राथमिक जो सबसे नजदीक वाली जो होती है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी कुंडलित नलिकाएं जो होती है वो जो होती है वो ग्लूकोज के अवशोषण का कार्य करती है और दूर वाली जो होती है हमने देखा है वो कि जल अवशोषण का कार्य करने का काम करती है। यकृत से आने वाले रक्त में उच्च सांद्रता में पाया जाता है यूरिया, ऑक्सीजन, प्रोटीन, इरिथ्रोसाइट। साथियों यकृत में यूरिया का निर्माण होता है इसलिए यूरिया जो है यकृत से आने वाले रक्त के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसा आने वाला जो यकृत से आने वाला रक्त है वह यूरिया को ट्रांसफर करता है और ये किडनी में जाकर वहां पर अब्जॉर्ब हो जाती है। किडनी के अंदर इसका फिल्ट्रेशन होता है। शरीर के थोरेसिक, वक्ष गुहा व अब्डोमिनल अर्थात उदर गुहा की कैविटी के बीच में पाए जाने वाला अंग कौन सा? अर्थात वह अंग जो कि गाय के अंदर अगर हम देखें तो जो गाय के अंदर थोरेसिक कैविटी जहाँ पे ये तो रिब्स पाई जा रही है और इधर जो है उधर पाया जा रहा है, इनके बीच में जो कौन सा अंग पाया जाता है? तो डायफ्राम, हृदय, यकृत और फेफड़े। साथियों डायफ्राम एक प्रकार का पर्दा होता है जो कि थोरेसिक गुहा को अब्डोमिनल गुहा से अलग करता है। आंसर होगा है। अगला प्रश्न हम देखिए, पाचन नाल व श्वसन नाल में कॉमन अंग कौन सा है? मुख गुहा, फेरिंक्स, हॉट पैलेट एंड नासा गुहा। साथियों आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होता है फेरिंक्स क्योंकि नासा गुहा श्वसन का अंग है, हार्ट पैलेट जो है पाचन का है और मुख गुहा भी पाचन का है।
कार्डियक नॉच पाई जाती है दाएं फेफड़े में, पेरिकार्डियम में, बाएं फेफड़े में और रेटिकुलम में। साथियों हम जानते हैं कि जो हृदय होता है वो बाईं तरफ पाया जाता है, और बाईं तरफ चूंकि हृदय जो पाया जाता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, तो हम देखते हैं कि बाईं तरफ हृदय को एडजस्ट करने के लिए फेफड़े जो होते हैं, बाएं फेफड़े के अंदर एक प्रकार की खांच पाई जाती है, तो उसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं। विटामिन डी के संश्लेषण में कार्यरत अंग है यकृत, रक्त, चमड़ी और सभी। साथियों इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि चमड़ी, यकृत और रक्त इन सबका उपयोग कोलेकोलेसिफेरॉल निर्माण में होता है। अलग अलग जगह विटामिन डी का संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के अपरूप बनते हैं, और फाइनली विटामिन डी का निर्माण जो होता है यकृत के अंदर होता है। एपिफाइसिस शब्द कहलाता है लंबी हड्डी के सिरे दोनों को मिलाकर लंबी हड्डी का मध्य भाग व छोटी हड्डी का भाग। साथियों दो चीजों की हम बात करते हैं, एपिफाइसिस और डायफाइसिस की। तो एपिफाइसिस जो होता है वो किसी भी हड्डी की अगर हम बात करें, अगर हम किसी बोन की अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं कि उसके जो सिरे होते हैं उनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, जबकि उसका जो ये मध्य भाग होता है, जो कि मध्य भाग है, इसे हम डायफाइसिस कहते हैं। साथियों ये हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया। आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले जो हमने नोट्स दिए हुए हैं, जो मैंने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम लेखा ज्ञान है मैंने अपलोड किए हुए हैं, साथियों उसको आप एक बार पढ़ें। पढ़ने के पश्चात आपको ये पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा।